Hello, my dear friends. This is Preeti Rao, and you are welcome to my channel Commerce Net Express. My dear friends, as you know, हमने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। आज का सेशन 12th सेशन है। उससे पहले हम 11th सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने बहुत सारे MCQs इसमें डिस्कस किए हैं और साथ में कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की कोशिश किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो रिलेटेड हो आपके स्टेट लेवल का एग्जाम या फिर सेंट्रल लेवल का, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल से जुड़कर अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 166, इससे पहले हम क्वेश्चंस 165 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आज का 166 है और आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टेटमेंट दी हुई आपके सामने, साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज एसेंशियल टू अचीव इंडिविजुअल टीम गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसमें कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रही है, कोई भी साउंड रिलेशनशिप, किसी इंडस्ट्रियल का साउंड रिलेशनशिप कब होगा? जब हम अचीव कर पाएँ उसके अंदर इंडिविजुअल गोल को भी, साथ में टीम गोल और ऑर्गेनाइजेशन गोल को। तो क्या उससे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप आपके साउंड होंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा बोल रही है। सेकंड बोल रही है, कंजेनियल लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस क्रिएट एन एटमोसफियर ऑफ हार्मनी एंड लो रेट ऑफ एब्सेंटिज्म। क्या ट्रू है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने 2 स्टेटमेंट इस तरह के क्वेश्चंस की दिए होंगे जिसमें से आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी सही है, कौन सी रॉन्ग है। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। बी कह रहा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू। बी सी कह रहा है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों ही स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है कि हमारे इंडस्ट्रियल लीडरशिप जो होते हैं उनको साउंड बनाने के लिए हमें इंडिविजुअल गोल्स, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो या टीम गोल हो, सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा और सभी को कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तभी हम एक इंडस्ट्री को साउंड बना सकते हैं, अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हैं। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए हैं। कंजेनियल लेबर एनवायरनमेंट, तो इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्रमोट करते हैं डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करें जो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ था, इसके अंदर हार्मनी लाने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, उसके लिए क्या करते हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक को भी खुला कर देते हैं। जो हमारा ग्लोबलाइजेशन हुआ है, प्राइवेटाइजेशन हुआ था, इसी पर्पज़ के लिए किया गया था कि जो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है वो काफ़ी बेहतर हो। इसमें क्या किया जाता है कि हम इंक्रीज़ करते एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को और कॉम्पिटिटिवनेस को ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीज द लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड वर्क सेटिस्फेक्शन। देखिए, साउंड अगर आपको अच्छे, बेहतर, हार्मनी वाले रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बनाने हैं तो आपको मोटिवेशन भी करना पड़ेगा, उस पर लेवल पे भी ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में आपका वर्क सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज होना चाहिए। तभी आपकी लेबर है वो आप पर ट्रस्ट करेगी और आपके लिए बेहतर काम करेगी। रिजल्ट इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। समझ गए होंगे कि आपके जो एसेट्स हैं उनकी मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्टिव एसेट। प्रमोट करना आपको एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट करना आपको इंडस्ट्रियल पीस की हार्मनी बनाने के लिए शांति तो चाहिए आपको। इंक्रीज द रोल स्टेटस ऑफ वर्कर इन द सोसाइटी, प्रमोट वर्क कल्चर और प्रमोट ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। तो ये कुछ इस तरह से कुछ गोल थे इंडस्ट्री के रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 167। Which among the following are the factors that determine the national income of country? कहता है इनमें से जो नीचे दे रखे वो कौन से फैक्टर्स हैं किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द फैक्टर। सेकंड, द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। थर्ड है आपके सामने, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए, आपकी अगर नेशनल इनकम आपको डिटरमाइन करनी है तो आपको ये सब कुछ देखना पड़ेगा। आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी हैं और उनके क्वांटिटी, उनके फैक्टर को भी मेज़र करना पड़ेगा। साथ में आपको टेक्निकल नॉलेज वो भी मेज़र करेंगे। ओके, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये भी डिपेंड करती है किसी भी देश की नेशनल इनकम के लिए। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा गो थ्रू हो जाते हैं। जो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं किसी भी नेशनल इनकम को, कहते हैं बहुत सारे हैं डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन जो मेन बता रखी है वो कौन कौन से, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन,
कौन से फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन में आप यूज़ कर ले, कैसी क्वालिटी, कैसी कितनी क्वांटिटी, वो भी मैटर करती है। साथ में स्टेट ऑफ टेक्निकल नो हाउ, आपके जो टेक्निकल नॉलेज, आपकी टेक्नोलॉजी किस बेहतर, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है किसी नेशनल इनकम के लिए। क्योंकि देखो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो टेक्निकल हमसे काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए उनकी नेशनल इनकम अच्छी होती है। हम थोड़ी डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारा उसी के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम मेज़र की जाती है। उसके बाद है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये भी डिपेंड करती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जितनी बेटर होगी किसी भी कंट्री में, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी बेटर रहेगी। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, सो इसका आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लेट्स मूव, दैट इज 168, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज रिलेटेड विद इंटेलेक्चुअल स्किल्स। आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स कौन से होते हैं, कौन सा डोमेन है जो रिलेट करता है इंटेलेक्चुअल स्किल से? कॉग्निटिव, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन या फिर लर्निंग डोमेन? तो माय डियर फ्रेंड्स देखो, इंटेलेक्चुअल स्किल्स कौन सी होती है? आपकी बुद्धि से, आप कैसा सोचते हो, आप कितने क्रिएट हो, आपकी समझ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब एक सिचुएशन को आप किस तरह से समझ पा रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, तो वो किस पे डिपेंड, वो क्या किस में आती है आपकी, वो इंटेलेक्चुअल स्किल्स होती हैं। और वो किस में आती है? कोग्निटिव डोमेन में। आपको पता है जो आपके टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी थी, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ कि आपकी जो कोग्निटिव डोमेन था उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबर होता है कि आप क्या कैसे रिमेंबर कर पाते हो, रिकॉल कर पाते हो फैक्ट्स को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, फिर किस तरह से अप्लाई करते हो किसी सिचुएशन में आपकी समझ को। ठीक है, इंटरप्रेट कैसे कर पाते हो आप। उसके बाद एनालाइज करेंगे आप, ओके, कि भाई आप किस तरह से किसी भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको आप किस तरह से रिलेट करोगे, उसको कैसे आप ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करोगे, राइट। इसके बाद इवेल्युएशन भी बहुत ज़रूरी है जस्टिफाई करने के लिए आपके डिसीजन को। उसके बाद है क्रिएट, आप कितनी क्रिएटिव है, वो भी आपकी कोग्निटिव डोमेन में ही आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कोग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कि इस जो कोग्निटिव डोमेन होता है वो इन्वॉल्व रखता है आपकी नॉलेज, आपको कितनी नॉलेज है, और साथ में आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं वो कितनी डेवलप्ड हैं, वो किस में आती हैं? कोग्निटिव डोमेन में। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 169 आपके सामने है। इसमें पूछ रहा है एडवर्टाइजिंग मेथड इन विच एन एडवर्टाइजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड। एक ऐसा मेथड एडवर्टाइजमेंट का जिसमें एडवर्टाइजमेंट को ब्रॉडकास्ट किया है सिमिल्टेनियसली, एक साथ, ऑन सेवरल रेडियो स्टेशंस, एक साथ किया है सभी रेडियो स्टेशन पर, सभी टेलीविज़न जो टेलीविज़न है उनके चैनल पर, सभी में एक साथ किया है। तो वो किस तरह की एडवर्टाइजमेंट मेथड है? ब्लैकआउट मेथड, कंसोलिडेशन मेथड, रोड ब्लॉक मेथड या फिर कॉर्निंग मेथड? तो आपने नाम सुना होगा रोड ब्लॉक मेथड। रोड ब्लॉक में क्या होता है कि कोई कंपनी है अपनी एडवर्टाइजमेंट करने क्या करती है कि अपने जितने भी मतलब जितने भी चैनल हैं वो सारे ब्लॉक कर लेती है ताकि उनका जो कॉम्पिटिटर है वो आके वहाँ पर अपनी एडवर्टाइजमेंट ना कर पाए। लेकिन इसमें एक लिमिटेड होती है, टाइम लिमिट होता है कि भाई 1 दिन के लिए कर रही है, 2 दिन के लिए कर रही है, पूरा फोकस लगा दिया जाता है इसके अंदर, तो उसको कहते हैं रोड ब्लॉक। आपने कभी जैसे मूवीज़ देखी, कोई भी मूवी आती है शाहरुख खान की या फिर किसी भी बड़े एक्टर की, वो क्या करते हैं, इतने सिनेमा ले लिए, इतने पर्दों पर उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, है ना, इस तरह से कुछ होता है। तो वो एक इस तरह से ही कुछ एडवर्टाइजमेंट होती है कि सारे चैनल कुछ टाइम बीइंग के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट ही चलती है। तो क्या होती है? रोड ब्लॉक, मतलब अपने कॉम्पिटिटर को आपने ब्लॉक कर दिया। आप यहाँ पे कुछ देख लीजिए, की फैक्टर्स ऑफ रोड ब्लॉक एडवर्टाइजिंग आर। की फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? की फीचर्स, मैक्सिमम कहते हैं जनरली 100% बात कर रहे हैं, शेयर ऑफ वॉइस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कैंपेन, मतलब एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला रखा है, इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो टोटली जिस पे भी देखेंगे उसी पर उसी प्रोडक्ट के बारे में बोला जा रहा है, मतलब वॉइस उसी की दी जा रही है। कैन बी बुक्ड फॉर सिंगल डे, मल्टीपल डेज और ए वीक। अब इसको जो चैनल जो हमने लिए हैं उसको सिंगल डे के लिए भी कर सकते हैं, मल्टीपल डेज के लिए भी ले सकते हैं। कैन रन मल्टीपल एंड यूनिट, कहते हैं इसमें मल्टीपल यूनिट्स भी हो सकती है, एड यूनिट्स भी हो सकती हैं, मतलब सिर्फ एक ही नहीं बहुत सारी भी हो सकती हैं एड्स। लार्ज एड फॉर्मेट कैन बी यूज्ड। थर्ड है
यूज इज रिच क्रिएटिव कंटेंट। तो इस तरह से, और देखिए भी इसमें भी एक पॉइंट ये भी दे रखा है कि जो रोड, इट इज़ कोल्ड रोड ब्लॉक। इसको रोड ब्लॉक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको ब्लॉक आउट कर दिया जाता है अदर जितने भी कुछ टाइम पीरियड के लिए, जितने भी जब तक ये कैंपेन चलेगा तब तक इंश्योर किया जाता है कि जो अदर कॉम्पिटिटर है वो ना आ पाए, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 170। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू। इसमें पूछ रहा है जो फंडामेंटल हमारी रिसर्च होती है वो किस एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती है? सिंथेसाइज न्यू आइडिया, बी एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, सी इवेलुएट द एग्जिस्टिंग मटीरियल कंसर्निंग, या डी स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स। जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है, फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक समझ गए होंगे, एकदम प्योर, ओके। उसमें हम प्योर जो हमारी रिसर्च होती है वो क्या रिफ्लेक्ट करती है, कैसी एबिलिटी? तो वो क्या करती है, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल है उन्हीं को एक्सप्लोर करने की कोशिश किया जाता है। इसमें प्रिंसिपल पर ध्यान दिया जाता है कि और बेटर प्रिंसिपल लेकर आए जाएं, है ना। तो फंडामेंटल का मतलब यही है कि हम और न्यू प्रिंसिपल्स पर काम किया जाए, ठीक है, उन्हीं को ही डेवलप किया जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल रिसर्च, उसको बेसिक रिसर्च भी कहा जाता है, प्योर रिसर्च भी कहा जाता है। और ये रिसर्च कैरिड आउट की जाती है टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। जो ऑलरेडी प्रिंसिपल्स बने हुए उन्हीं पर काम किया जाता है, ठीक है। मैनी टाइम्स द एंड रिजल्ट्स हैव नो डायरेक्ट इमीडिएट कमर्शियल बेनिफिट। इसका सिर्फ मोटिव इतना नहीं होता कि आपको कमर्शियल बेनिफिट लेना है इससे, ओके। बेसिक रिसर्च कैन बी थॉट ऑफ अराइजिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। ये कहाँ से, बेसिक रिसर्च कहाँ से निकलती है? आपकी क्यूरियोसिटी से निकलती है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 171। इसके सामने भी आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जो आपकी आई हैं गार्नर और मर्रे से। गार्नर और मर्रे आपने केस ज़रूर रीड किया होगा अगर आपने कॉमर्स कर रखी है तो। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, द नॉर्मल लॉस ऑन रियलाइजेशन टू बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नॉर्मली अगर कोई भी लॉस होगा पार्टनरशिप में, ओके, कोई कंपनी है पार्टनरशिप में है, अगर वहाँ कोई भी लॉस होता है तो पार्टनर्स क्या करेंगे? नॉर्मली कोई भी लॉस होगा तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से ही निकलकर उसको, मतलब उस लॉस को वो किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। अगर कोई इंसॉल्वेंसी से कोई लॉस हो रहा है ऑफ अ पार्टनर, एक पार्टनर की, टू बी बोर्न बाय द सोल्वेंट पार्टनर्स इन द कैपिटल रेशो। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या कोई रॉन्ग है? तो आपको बताना होगा इसमें। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये बिल्कुल सही था। गार्डनर और मर्रे के केस में यही हुआ था कि नॉर्मल, उसमें लास्ट में यही डिसीजन निकाला गया था कि जो नॉर्मल लॉस होंगे कंपनी के अंदर तो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से उसको बॉन्ड करेंगे, ठीक है, और मतलब बेयर करेंगे। और सेकंड स्टेटमेंट भी यही कहती, अगर एक पार्टनर, जैसे 3-4 हैं पार्टनर्स हैं, उनमें से एक अगर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो जो सोल्वेंट होंगे उन्हीं के ही कैपिटल रेशो से ही उसका जो हिस्से का लॉस होगा वो बॉन्ड किया जाएगा। कौन करेंगे? जो अदर सोल्वेंट पार्टनर होंगे वो। तो दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 172। व्हेन एन इन्वेस्टर यूजेस द डाटा which has already been collected by the other, such data is called। कोई इन्वेस्टर है, रिसर्च कर रहा है, वो डाटा, ऐसे डाटा को यूज़ कर रहा है जो ऑलरेडी कलेक्टेड है किसी और के द्वारा। कौन से डाटा होते हैं? प्राइमरी, कलेक्टेड, प्रोसेस्ड या सेकेंडरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई नो कि काफ़ी लड्डू क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ओके। इसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में प्राइमरी डाटा वो तो आप खुद से, आपके ओरिजिनल होते हैं, जो आप खुद से ही ओरिजिनली आप कलेक्ट करते हो, वो तो प्राइमरी डाटा होते हैं। सेकेंडरी डाटा होते हैं जो ऑलरेडी कलेक्टेड होते हैं किसी मैगजीन से, किसी टेलीविज़न से, आपने किसी वेबसाइट से, कहीं से भी आपने लिए हैं, किसी रिसर्च कंपनी से आपने डाटा उठाया है, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 173। आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन सा फंक्शन है जो सब्सिडरी फंक्शन नहीं है। मीन्स 3 इसमें डिसीजन होंगे
सॉरी, जो 3 ऑप्शंस हैं वो आपके सब्सिडरी फंक्शंस में आते हैं, मैनेजमेंट के सब्सिडरी फंक्शन होंगे, और एक है वो नहीं है, तो आपको बताना है। आंसर को ध्यान से देना। देखो, कंपनी करती, मैनेजमेंट के 2 टाइप ऑफ डिसीजन होते हैं, फंक्शंस होते हैं। एक तो मेन फंक्शंस जो आपकी प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग वगैरह करती है, और सेकंड होते हैं सब्सिडरी फंक्शंस। तो सब्सिडरी फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। डिसीजन मेकिंग, इनोवेशन, कम्युनिकेशन या मोटिवेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा उसका मोटिवेशन। मोटिवेशन किस में आता है? मेन पार्ट में आता है, मेन फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट आता है। तो थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। देखिए, आपके सामने टू फंक्शन दे रखे हैं। लेफ्ट साइड में मेन फंक्शन है और राइट साइड में सब्सिडरी फंक्शंस है। मेन फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग और मोटिवेटिंग। साथ में सब्सिडरी फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें आते हैं कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग और इनोवेशन। थोड़ा सा याद रखना इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 174। टॉप मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ। टॉप मैनेजमेंट किस में कंसर्न रखता है? फर्स्ट, कैरिंग सजेशंस अपवर्ड। वो ऑलरेडी अपवर्ड ऊपर बैठा हुआ है, तो अपवर्ड कैसे जाएगा उसके अंदर? नहीं, ओके। बी, मेंटेनिंग लाइजेंस विद द आउटसाइड वर्ड। वो लाइजन बनाता है आउटसाइड वर्ड, हाँ कुछ हद तक सही है। ट्रांसमिटिंग ऑर्डर डाउनवर्ड्स, ऑर्डर को ट्रांसमिट करता है डाउनवर्ड, या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, टॉप मैनेजमेंट किस में कंसर्न किया जाता है? टॉप मैनेजमेंट का काम है पॉलिसीज़ बनाना, है ना, डिसीजन लेना, और इसको फॉलो कौन करते हैं? जो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ये टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर देता है डाउनवर्ड। राइट ऑप्शन इज सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 175। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान। इनमें से कौन सा प्लान है जो एक बार यूज किया जाता है? ऑब्जेक्टिव, बी पॉलिसीज, सी बजट, डी रूल्स। आपको बताना होगा कि कौन सा प्लान है जो सिंगल यूज किया जाता है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव है क्या कि एक सिर्फ एक बार यूज किए जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव। पॉलिसीज़ की बात करते हैं, पॉलिसीज़ क्या सिर्फ एक बार बनाई जाती फिर बाद में नहीं बनाई जाती? बजट और रूल्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिंगल यूज़, सिंगल पॉलिसीज़ आपने एक बार बना ली, बार बार उसको यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव आप एक बार लगा लेते हो, साल भर आपके वही चलते रहते हैं, या 2 साल भी चल सकते हैं, 5 साल भी चल सकते हैं, राइट। ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट नहीं होते तब तक वो चलते रहते हैं। ऐसी पॉलिसीज़ भी हैं, पॉलिसीज़ आपने एक बार बना दी कंपनी में, तो ऐसा तो नहीं उसको सिंगल यूज़ करेंगे, बार बार आप यूज़ करेंगे। ऐसे रूल्स की भी आपने एक प्रोसीजर, एक रूल बना दिए, तो वो बार बार मैनेजमेंट में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन बजट अगर आपने एक बार बना दिया, मान लीजिए कोई भी आपने एक इन्वेस्टमेंट करनी, उसका बजट बनाया आपने, तो एक बार ही तो यूज़ करोगे, ऐसा थोड़ी ना सेकंड टाइम भी आप यूज़ करोगे, उसके लिए अलग बजट बनाओगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 176। ऑपरेशनल प्लानिंग इज अंडरटेकन एट। ऑपरेशन प्लानिंग कहाँ अंडरटेक की जाती है, कहाँ करी जाती है ऑपरेशन प्लानिंग? टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, ऑल ऑफ द अबव। लड्डू क्वेश्चन है, आई नो दैट। कॉमर्स के बच्चे बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, और दैट इज़ लोअर लेवल। लोअर मीन्स आपके जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे ऑपरेट, मतलब एक एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है प्लानिंग का। टॉप लेवल क्या करता है? टॉप लेवल तो पॉलिसीज़ बना दिए, उसने डिसीजन मेकिंग ले ली, ठीक है, उसने बता दिया कि भाई क्या करना है। लेकिन जो प्रोडक्शन होगा, जो भी आगे जो कार्रवाई होगी, एग्जीक्यूशन होगा जो आपकी प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव का, वो कहाँ पर होगा? वो लोअर लेवल पे। ऑपरेशंस कहाँ पे होते हैं? ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ तो आपके लोअर लेवल पे होंगी, तो राइट ऑप्शन होगा बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 177। बाय डेफिनेशन ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस है आपकी डेफिनेशन, ईच हैज़ द सेम चांस ऑफ बीइंग कंसिडर्ड, इट इज़ अ। प्रोबेबिलिटी का है कि आपको कोई भी आपको सेलेक्ट करना है आइटम पॉपुलेशन में से, तो रैंडमनेस के अकॉर्डिंग कोई भी सेम चांसेस सभी आइटम्स के मतलब सेलेक्ट होने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे? पॉसिबल एंटिटी, बी प्रोबेबल एंटिटी, रैंडम एंटिटी या ऑब्जर्व्ड एंटिटी। आई होप यू हैव गिवन द आंसर। तो राइट ऑप्शन होगा उसका पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी मतलब क्या है, किसी सभी की सेम है, ऐसा नहीं है कि ए के पास ज़्यादा है मतलब बी आइटम पे ज़्यादा है, थर्ड पे ज़्यादा, हम रैंडमली उठा रहे हैं, राइट। तो पॉसिबिलिटी सबकी, सभी का सेम चांस है, चांस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सभी का सेम चांस है, सभी के सेम पॉसिबिलिटी है। राइट ऑप्शन इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 178, डैश इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट। कहता ये डैश कौन सा है, इनमें से कौन सा टर्म आएगी यहाँ पे, सिस्टमेटिक वे ऑफ हैंडलिंग रेगुलर इवेंट्स। आप सिस्टमेटिकली हैंडल कर रहे हो रेगुलर इवेंट जो हो रही है उनको, क्या बोलते हैं उसको, प्रोसीजर बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं, पॉलिसीज बोलते हैं, या स्ट्रेटेजी बोलते हैं, बताइए। आई होप यू हैव गिवन द आंसर माय डियर फ्रेंड्स। वो प्रोसीजर्स होते हैं, एक प्रोसेस बना दिया, मान लीजिए जो एक इवेंट है, कोई भी एक चीज़ है जो डेली होती है, आप उसके लिए क्या करते हो, एक प्रोसेस बनाते हो, भाई ये ऐसे ऐसे वन बाय वन इस स्टेप में ये फॉलो होगी, राइट, वो रेगुलरली होती है, तो एक वो प्रोसीजर है, उस क्या बोलते हैं, प्रोसीजर बोलते हैं। मान लीजिए आप क्या करते हैं उसको, आप मान लीजिए आप एक फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री है, उसके अंदर मशीनें लगी हुई है, डेली वहाँ पे लोग आएंगे, उनका प्रोसीजर होता है, लॉगिन किया, अंदर गए, और भाई जिस तरह से उनके प्रोसेस में एवरी डे काम होता है उसी में वो प्रोसेस में चलता है वो काम, तो एक प्रोसीजर होता है, राइट। किस तरह से वो उनकी मशीनें काम करती है वन बाय वन, है ना, किस तरह से पैकिंग होती है, तो एक प्रोसीजर बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग सभी डेली एवरी टाइम एवरी डे वही फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप नेक्स्ट डे आओगे तो कुछ और ही मिलेगा, थर्ड डे आओगे तो कुछ और मिलेगा, तो ऐसा नहीं, कि एक बार बना देते प्रोसीजर और उसी को फॉलो किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है 179, डैश इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। इनमें से कौन सा है जिसको हम मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी कहते हैं, मैनेजमेंट बाय सबऑर्डिनेट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय आर्ट, या मैनेजमेंट बाय प्लानिंग। तो मैनेजमेंट बाय रिजल्ट किसको बोलते हैं, एमबीओ को। ये पीटर एफ ड्रकर ने दिया था 1954 में, राइट, उन्होंने बुक लिखी थी, उसके अंदर ये मेंशन था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसमें सभी इंडिविजुअल भी के भी, मतलब इंडिविजुअली भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेट किए जाते हैं, सभी अपने जितने भी लोग होंगे वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का भी होगा ऑब्जेक्टिव, होंगे गोल्स होंगे, साथ में मैनेजर्स के भी होंगे, मैनेजर के नीचे सबऑर्डिनेट्स उनके भी होंगे अपने ऑब्जेक्टिव, उनके गोल्स, और साथ में सेट किए जाते हैं वर्कर्स के भी, सभी के अपने अपने गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और उनको कंप्लीट करना होता है, राइट। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसी को ही बोला जाता है मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, कि लास्ट में रिजल्ट क्या निकलेगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो ही तो रिजल्ट निकलेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 180, द डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ द सिलेक्शन वुड डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द आइटम फ्रॉम द। डिग्री ऑफ रेंडमनेस, रेंडमनेस प्रोबेबिलिटी का आपने जरूर पढ़ा होगा। सिलेक्शन वुड डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द आइटम फ्रॉम, किस में सिलेक्ट करते हो रेंडमनेसली, पॉपुलेशन से, रीजन से, सैंपल से, डाटा से, तो राइट ऑप्शन होगा सैंपल। काफ़ी लड्डू क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 181, मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट क्या है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, फिक्टिशियस है, या ऑल ऑफ द अबव। देखो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। आपको पता है किसी कंपनी में काम कर रहे हो आप, काम हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन आप ऐसा तो नहीं है कि उसको छू सकते हो, तो वो एक क्या है, इंटेंजिबल है। ओके राइट ऑप्शन इज बी। Let's move to next question, that is 182. For a sample to be truly representative of the population, it must truly be. कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, एक सैंपल है वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पॉपुलेशन को, वो कैसा होना चाहिए। हम लोग जैसे हम कोई सैंपल लेते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि अच्छा सैंपल वही होता है जिसके अंदर पॉपुलेशन में से आइटम्स को सिलेक्ट करने के चांस इक्वल होने चाहिए सभी के, है ना। तो रैंडमली हम करते हैं तो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए एक सैंपल, रैंडम होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कैजुअल होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज 183, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ट्रायल बैलेंस की दे रखी है, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल नहीं बॉस, हम लोग ट्रायल बैलेंस पहले बनाते हैं, बल्कि उसके बाद तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, बाद में बनता है P&L अकाउंट। ओके तो बिल्कुल रॉन्ग होगी। द ट्रायल बैलेंस शोज ओनली बैलेंस ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। ट्रायल बैलेंस के एसेट और लाइबिलिटी की दिखाता है, केवल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। द ट्रायल बैलेंस शोज ओनली नॉमिनल अकाउंट बैलेंस, बिल्कुल नहीं। ये अदर भी दिखाता है आपको, पर्सनल अकाउंट के भी बैलेंसेस दिखाता है, रियल अकाउंट के भी दिखाता है, सिर्फ केवल नॉमिनल अकाउंट के नहीं दिखाता है। द ट्रायल बैलेंस हैज़ नो स्टैट्यूटरी इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लॉ। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, कोई कंपनी बनाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको, मतलब स्टैट्यूटरी नहीं है, इससे अवधानिक नहीं है कि आपको गवर्नमेंट ने बोला कि सरकार ने आपके ऊपर इम्पोज कर रखा है कि ये तो बनाना ही बनाना है। जैसे आपको P&L अकाउंट, आपको ये जो आपका बैलेंस शीट है,
बैलेंस शीट जो बनाते हो जिस तरह से वो हैं लायबल हैं कि वो तो बनाने ही बनाने हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में ऐसा नहीं है। ये तो जस्ट आप कैसे लिए बनाते हो, क्लैरिकल एरर देखने के लिए, है ना, कि आपके अंदर कोई एरर तो नहीं होगी लेज़र में, या फिर आपकी उसके अंदर जनरल लेज़र या आगे जो भी है आप कोई एरर तो नहीं हो गई, उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट। इनमें से कौन सा एरर है जो 2 और मोर अकाउंट्स में अकाउंट को अफेक्ट करता है। देखो अपने अकाउंट्स की मैंने सीरीज चला रखी है, आपको पता है ना, इसके हमने 3 से 4 ऑलरेडी कर चुके हैं सेशन, और बहुत अच्छे हैं, बेसिक से ले रखे एडवांस तक जा रहे हैं। तो मेरे अकाउंट्स की अगर आप देखोगे सीरीज़ तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप किसी भी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई अदर स्टेट के टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अकाउंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चन ईजिली देखने को मिल जाते हैं अकाउंट से सॉरी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस उसमें लिए हैं, बेसिक भी लिए हैं, एडवांस्ड भी लिए हैं, प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स भी लिए हैं, तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे समझा रखा है ट्रायल बैलेंस में और एरर वगैरह। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बताइए जो एरर्स होती हैं आपकी, एक तो प्रिंसिपल एरर होती है, ओमिशन होती है, कंपेंशन होती है, और इनमें से बताइए कि कौन सी एरर है जो अफेक्ट कर सकती है 2 और मोर अकाउंट्स को। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, आप कंप्लीटली भूल गए वो वाली, प्रिंसिपल एरर, या फिर पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट, या ऑल द 3। तो माय डियर फ्रेंड्स, चांस तो तीनों पे ही है, ठीक है। तो तीनों ही ऐसा है, मतलब ये जो तीनों हैं ये तीनों में ही चांसेस हैं कि आपके अकाउंट अफेक्ट हो 2 और मोर अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट। कहता है इनमें से कौन सा आइटम होगा जो कैपिटलाइज रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट नहीं है, मीन्स कैपिटलाइजिंग नहीं है, कैपिटलाइज नहीं कर रहे हो आप। स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट। सेकेंड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रन्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन। देखिए अगर आप कोई इक्विपमेंट है सर्विसिंग करवा रहे हैं आप उसको इक्विपमेंट की, तो किस लिए करवा रहे हो, ताकि आपकी प्रोडक्शन है वो कैपेसिटी ज़्यादा हो, है ना, तो इसीलिए तो करवाते हो, तो ये तो कैपिटल नेचर की हुई। अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो किस लिए, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन के लिए, है ना, तो उसके लिए भी क्या, ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका, प्रोडक्शन की बात हो रही है और उसके अंदर अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। इसके अलावा नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस। लेकिन अगर आपके जनरल एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो क्या वो रेवेन्यू नेचर के होंगे या कैपिटल नेचर के होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के होते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी, कि ये क्या है, रेवेन्यू से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 186, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको बताना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे इसका आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स में। ये काफ़ी लड्डू क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फर्स्ट, ए, कंपनसेशन पेड टू डायरेक्टर ऑन द टर्मिनेशन ऑफ देयर सर्विस। आप कंपनसेशन पे कर रहे हो डायरेक्टर को, क्योंकि वो उनकी सर्विसेज है टर्मिनेट हो गई है, तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको बताना होगा। एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं आप कनेक्शन विद द रिन्यूअल ऑफ द ट्रेडमार्क। आपको कौन सी फाइंड आउट करनी, कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर आपका एक्सपेंडिचर हो रहा है रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क, तो कैसा है एक्सपेंडिचर है, कैपिटल या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ग्रेजुटीज़ दे रहे हो आप डायरेक्टर को, किस वजह से, टर्मिनेट ऑफ देयर सर्विस। ग्रेजुटीज़ कैसी एक्सपेंडिचर होता है, देखो सैलरीज हैं, सॉरी आइए तो आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगी, चलिए। डी है रॉयल्टी पेड इन द इंस्टॉलमेंट फॉर द परचेज ऑफ राइट्स टू द मैन्युफैक्चर एंड सेल पेशेंट मेडिसिन। तो ये बताना होगा आपको, रॉयल्टी पे करनी इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो आप, तो ये भी कैसा एक्सपेंडिचर है। तो इनमें से कौन सा है जो कैपिटल नेचर का है, आपको बताना है। दिस इज़ योर होमवर्क। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप
you have given the answer. My dear friends, this is the end of the session. I hope you like the video. और अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज़ को बहुत अच्छे से देखना, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी. सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय, गुड लक.